वेलकम टू द क्लास। आज हम हिस्ट्री के पार्ट सेकेंड से चैप्टर नंबर 5 को रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है थ्रू द आइज़ ऑफ द ट्रैवलर। यानी कि हम यहाँ पे यात्रियों के नज़र से इस पूरे चैप्टर को देखने वाले हैं कि उन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें इंडिया भी है हमारा, उसमें उन्होंने क्या देखा। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम अपना। सो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से है। देखिए, वुमेन एंड मैन हैव ट्रैवल इन सर्च ऑफ वर्क। देखिए, ट्रैवलिंग का काम ऐसा नहीं कि कोई नया ही है। ट्रैवलिंग का जो सिलसिला है वो बहुत पुराने टाइम से है। पहले भी जो है वुमेंस है, मेंस है, वो ट्रैवल करते थे। जैसे कि कोई काम के तलाश में निकल गया, कोई जो है स्केप होने के लिए, जैसे कि मान लिया कि कहीं उनके इलाके में नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, उससे बचने के लिए वो निकल गए। एज ए ट्रेडर वो इधर से उधर गए, मर्चेंट के रूप में गए, एज ए सोल्जर गए, प्रिस्ट गए, पिलग्रिम गए। यानी कि कुछ भी है, कोई ना कोई एडवेंचर लेके जो है लोग इधर से उधर निकलते थे। ठीक है, तो उन दिनों में क्या होता था कि दोस्त वो विज़िट या कम टू स्टे इन न्यू लैंड, जब ये जो विज़िटर्स होते थे, मान ली किसी नई ज़मीन पे रुकते थे जाके, तो यहाँ पर जो इनवेरिएबली जो एनकाउंटर द वर्ड दैट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप। तो जितनी भी चीज़ों को जो है यहाँ पर जैसे नई जगह पे गए, वहाँ पे कई बार तो वो लोग वहाँ पे स्टे कर जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो दुनिया को जब अपने सामने पाते थे तो कई तरह की चीज़ों को वो देखते थे, है ना। उनमें अलग अलग जो कस्टम्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं। सो इन चीज़ों में ना क्या होता था कि बहुत इंटरेस्ट होता था उनका। सो कई लोग क्या करते थे, मैनी ऑफ देम ट्राई टू अडेप्ट दीज डिफरेंसेस। कई लोग इस डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते थे, और कई बार जो है वो इनसे जो है एक्सेप्शनल, यानी कि इनसे क्या थे, भिन्नताओं जो भी उनकी है, उनके विशिष्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। या फिर कुछ लोग जो है क्या करते थे, उनको नोट कर लिया करते थे केयरफुली, उनसे उनको अपने अकाउंट में लिख लिया करते थे। जनरली जो है ये रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये उनके लिए ऐसी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे जो उनके लिए अनयूजुअल हैं, रिमार्केबल हैं। अनफॉर्चुनेटली देखो, बहुत सारी रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं ऐसे ही ट्रैवलर्स के, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक ऐसा नहीं है कि महिला नहीं घूमती थी, लेकिन महिलाओं द्वारा कोई भी रिकॉर्ड अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ आगे है कि द अकाउंट दैट द सर्वाइव आर ऑफ्टन वैरिड इन द टर्म ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। हालांकि जितने भी रिकॉर्ड्स किए गए हैं, जितनी भी चीज़ों पर अकाउंट्स बने हैं, उनके सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए कि किसी ने जो है दरबारों के बारे में लिखा, यहाँ के मेनली जो है उनका किसी का जो फोकस रहा वो रिलीजियस इशू को लेके रहा, किसी का जो है आर्किटेक्चर को लेके रहा। तो सबने किसी न किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लेके जो है यहाँ पे अपने अकाउंट्स लिखे। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन इन द सिटी ऑफ विजयनगर। जैसे कि विजयनगर के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है 19वीं सेंचुरी में, जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ यहाँ आए थे समरकंदी, उन्होंने जो है इसके ऊपर लिखा था। इसके अलावा जो हेरात से आने वाला जो समरकंद है, हेरात से आने वाले जो समरकंद है, उनके जो यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, कई केसेस में क्या होता था कि जैसे हम बोल रहे हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं वो दूर दूर से आते थे, बट कई केसेस में क्या होता था कि ट्रैवलर दूर से नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मुग़ल एम्पायर हुआ, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते थे, कई बार ये लोग खुद जो है एम्पायर के अंदर की जो क्या चल रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए निकल जाते थे, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग जो है, लुकिंग फॉर पॉपुलर कस्टम्स, उनमें फिर वो जो देखते थे अपने इलाके में वहाँ के कस्टम्स, पॉप फोर्स, उनको भी जो है वो अपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया करते थे। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पर इसी चीज़ को देखने वालों के बारे में नॉलेज लेने वाले हैं, पूरे कॉन्टिनेंट के जो है, और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, जो भी उनको सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे कि किस तरीके ट्रैवलर्स जो है यहाँ विज़िट करने आए, कैसे उन्होंने चीज़ों को फोकस किया। ठीक है, उन्होंने कैसे अपने अकाउंट्स लिखे। और यहाँ पे मेनली जो 3 हमारे ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अल-बरूनी है जो उज़्बेकिस्तान से आए 11वीं सेंचुरी में, फिर इब्न बतूता है जो मोरक्को से आए हैं नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका से 14वीं सेंचुरी में, एंड देन जो फ्रेंच फ्रांसिस्को बर्नियर है वो आए 17वीं सेंचुरी में। इनको सीक्वेंस के आपको याद कर लेना है, एमसीक्यू में हो सकता है सीक्वेंस के हिसाब से ये आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा शुरू होने वाला है, वो पहला जो ट्रैवलर है वो है हमारा विज़िटर अल-बरूनी एंड द किताबुल हिंद। अल-बरूनी उस ट्रैवलर का नाम है, और ये जो किताबुल हिंद है ये उनकी राइटिंग, यानी कि उनके अकाउंट यानी बुक का नाम है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो अल-बरूनी है,
अल बरूनी आपके ख्वारिज़म से आए थे, जो कि पंजाब का इलाका है। अल बरूनी का जो जन्म है वो यहाँ पर 973 में ख्वारिज़म में हुआ, जो कि प्रेजेंट डे में उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। ख्वारिज़म जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता था उस टाइम पर लर्निंग के लिए। सो अल बरूनी ने वहाँ से काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली है अपने टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। सो ही वॉज़ वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस, तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता उसको बोलते हैं। उनको सीरियक, अरबिक, पर्सियन, अरबी और संस्कृत कई तरह की भाषाओं का ज्ञान था। और ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, हालांकि उनको ग्रीक भाषा इतनी अच्छी नहीं आती थी, फिर भी ही वॉज फैमिलियर विद द वर्क्स ऑफ प्लूटो एंड द अदर ग्रीक फिलोसफर। फिर भी उन्होंने काफ़ी सारे ग्रीक फिलोसफर्स के साथ में जैसे प्लूटो है उनके साथ में काम किया है, जिससे वो अरबिक में उसको जो है पढ़ के ट्रांसलेशन कर सकते थे। ठीक है, ग्रीक भाषा को पढ़ के जो है 1017 में जब सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म में इन्वेड किया, हमला किया। और फिर क्या हुआ कि जो महमूद है वो सभी जो ज़्यादातर स्कॉलर्स थे वहाँ के ख्वारिज़म के, जैसे पोइट्स हो गए है ना, स्कॉलर्स हो गए, उनको अपने साथ अपनी कैपिटल ले आए गज़नी में। सो अल बरूनी भी जो है उनमें से एक था। और जब ये अल बरूनी गज़नी पहुँचे, तो जब यहाँ पे गज़नी पहुँचे तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको ना ये जो सिटी था गज़नी उनको बहुत पसंद आने लगा। फिर आगे उन्होंने अपनी लाइफ के जो है 70 ईयर तक की एज तक का जो टाइम उन्होंने वहीं बिताया गज़नी में। ठीक है, और इट वाज गज़नी दैट अल बरूनी डेवलप एंड द इंटरेस्ट इन इंडिया। सो जब वो गज़नी में ही थे तभी उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया के लिए जागा। ठीक है, दिस वाज नॉट अनयूजुअल, और ये कोई अनयूजुअल भी नहीं है क्योंकि इंडिया था ही ऐसा। ठीक है, तो संस्कृत वर्क एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन हैड बीन ट्रांसलेट इनटू अरबिक फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड। तो यहाँ पर क्या था कि 18th सेंचुरी से ही संस्कृत में बहुत सारी जितने भी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा गई थी। इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए, आप मैथमेटिक्स ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, ये सब जो है संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, तो उस टाइम पे इनका जो भी ट्रांसलेशन है वो अरबिक भाषा में शुरू हो चुका था 8th सेंचुरी में। ठीक है, पेन पंजाब बिकम द पार्ट ऑफ गज़नी एम्पायर। लेकिन जब पंजाब में जो गज़नी का जो एम्पायर है पंजाब तक फैल जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है लोकल पॉपुलेशन का वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है लोग वहाँ के इंडिया के एनवायरनमेंट को समझ पाए, वहाँ एक दूसरे से फिर उनका ट्रस्ट बढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बनी। तो आगे फिर यहाँ अल बरूनी ने भी जो है अपने काफ़ी सारे साल जो है फिर ब्राह्मणों के साथ बिताए, ब्राह्मण प्रिस्ट के साथ, स्कॉलर के साथ, उनके साथ तरीके से संस्कृत भाषा को सीखा। और जो रिलीजियस स्टडी है वो कि यहाँ की फ़िलासफ़िकल टेक्स्ट यानी बुक्स को पढ़ा उन्होंने। और वाइल इट्स स्टेनरी इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ लाइकली दैट द ट्रैवल वाइडली इन पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ द इंडिया। हालांकि उनका जो भी ट्रैवलिंग का जो कार्यक्रम था वो क्लियर नहीं हुआ कि वो क्यों घूम रहे हैं। फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उन्हें पंजाब और उत्तर जो भारत है, इंडिया है, उनको कहीं ना कहीं जो है यात्रा करनी ही थी उनको। ठीक है, तो ट्रैवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एन एक्सेप्ट पार्ट ऑफ द अरबिक लिटरेचर बाय टाइम्स हीरो। जब उन्होंने लिखना शुरू किया था अल बरूनी ने, तो उस समय ट्रैवल लिटरेचर लिखना काफ़ी हद तक जो है शुरू हो चुका था। दिस लिटरेचर डील विद द लैंड्स एज फार अपार्ट फ्रॉम सहारा डेजर्ट। तो ये वो ज़मीनें थी जिनके बारे में अकाउंट्स अब लिखने शुरू हो चुके थे, जो कि सहारा डेजर्ट से वेस्ट वोल्गा रिवर के काफ़ी दूर पड़ते थे। ठीक है, अब उन जगहों पर जैसे जैसे लोग जा रहे थे उनके बारे में वो लिख रहे थे। ओके, आगे है इनमें तो अल बरूनी जो है आपके यहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने जो है उनको पढ़ा जब, तो मैनी अदर आउटसाइड इंडिया में हैव डन सो। तो जो अल बरूनी यहाँ पे कर रहे थे, जो करना चाह रहे थे, ऐसा पहले भी काफ़ी लोग जो है यहाँ पे आके कर चुके हैं। अब उनकी बुक के बारे में पढ़ते हैं, किताबुल हिंद के बारे में। किताबुल हिंद जो है उनकी राइटिंग है अरब भाषा में लिखी हुई है, बहुत सिंपल है, ल्यूसिड है एकदम, और वॉल्यूमियस टेक्स्ट है, यानी कि काफ़ी बड़ी, मतलब काफ़ी बड़ी किताब होने की वजह से, मतलब साइज़ में नहीं, वैसे 80 चैप्टर्स इसमें है, और सभी चैप्टर्स को अलग अलग
उसमें रखा गया है, यानी कि रिलीजन पे चैप्टर अलग है, फ़िलासफ़ी के, फेस्टिवल के, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग दिए हुए हैं इसमें। जनरली जो है यहाँ पे अल बरूनी ने जो है यहाँ मतलब बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर चुना है चैप्टर को क्लियर करने के लिए। जैसे कि देखा जाए तो उनका जो चैप्टर स्टार्टिंग में शुरू होता है वो एक क्वेश्चन से होता है, और क्वेश्चन के बाद में वो चैप्टर में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उन सवालों का जवाब भी वो खुद ही देते हैं संस्कृत ट्रेडिशन के हिसाब से, और बाद में जो है कंक्लूज़न रखते हैं कंपैरिजन करके अदर कंट्रीज़ के हिसाब से। तो मतलब पहले क्वेश्चन है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, फिर जो है उसका कंक्लूज़न है कंपैरिजन करके कि उन्होंने यहाँ पे क्या देखा। सो यहाँ पर जो है सब प्रेजेंट डे स्कॉलर है वाल्यू। तो अब आज के जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो अल बरूनी का जो लिखने का तरीका था वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है उनमें देखने को मिला कि शायद हो सकता है कि उनका ना यहाँ पर मैथमेटिक्स में ओरिएंटेशन ज़्यादा हो, झुकाव ज़्यादा हो, इसलिए जो है कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स की झलक जो है उनके उसमें मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अल बरूनी ने जो भी यहाँ पर अरब भाषा में लिखा है, अरबिक थे जैसे ये, तो इन्होंने अपना जो काम है ना वो सामने वाले को देख के किया है। ठीक है, उस हिसाब से ही किया इन्होंने, यानी कि ही वॉज फैमिलियर विद द ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन ऑफ संस्कृत। मतलब ये कहीं ना कहीं जो है संस्कृत को समझते थे, उसको ट्रांसलेट भी कर सकते थे, और साथ में जो है पाली भाषा, प्राकृतिक, उसको सबको उन्होंने इसीलिए अरब में किया और अपने लोगों को बताया। ठीक है, देयर इज़ अ रेंज फ्रॉम दी फेबल्स टू वर्क ऑन दी एस्ट्रोनॉमी, और इसकी जो रेंज है उन्होंने एक ही चीज़ पे काम नहीं किया, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी से लेके मेडिसिन से लेके सभी पे काम किया है। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिकल अबाउट द वे इन विच दिस टेक्स्ट वर रिटन। इसके अलावा जिस तरीके से जो है ये बुक्स लिखी हुई थी पहले से, उनको वो क्रिटिसाइज़ भी करते थे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये था उनका जो नज़रिया है। एंड नेक्स्ट जो हमारे शुरू होने वाले हैं वो है इब्न बतूता रीला, और इनको एक अर्ली ग्लोब ट्रॉटर माना जाता है, मानते हैं कि ये विश्व की यात्रा करना चाहते थे। ठीक है, सो यहाँ पर शुरू करते हैं उनके बारे में। तो इब्न बतूता जो है यहाँ पर इब्न बतूता की जो बुक है ट्रैवल को लेकर, उसका नाम रिहला है, और ये अरबिक भाषा में लिखी हुई है और काफ़ी एक्सट्रीमली रिच एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बुक मानी जाती है ये, यानी कि इससे बहुत सारी डिटेल्स हैं सोशल एंड कल्चरल लाइफ, जो कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो भी उस समय देखा इन्होंने 14वीं सेंचुरी में, क्योंकि ये आए थे, तो यहाँ सब कॉन्टिनेंट में सोशल कल्चरल लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने देखे हैं उसको इन्होंने अपनी बुक में डाला है। सो दिस मोरक्कन ट्रैवलर वाज बॉर्न इन टांजियर, ये इनका जन्म जो है टांजियर में हुआ था, यानी कि एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेट फैमिली। इनके जो परिवार था काफ़ी मतलब जाना माना परिवार था, एजुकेट फैमिली थी, और अपने इस्लामिक रिलीजियस को लेकर, क्योंकि ये शरिया के कट्टर जो है मतलब उसको मानते थे धर्म को, तो ये जो है इस चीज़ के लिए भी जाने जाते थे, और उनका जो ट्रू ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली और अपनी इसी जो विशेषता है इनकी उसको शरिया को लेकर, उसके लिए बहुत फेमस थे। तो इब्न बतूता ने अपनी लिटरेसी जो है यहीं से रिसीव की, स्कूल के एजुकेशन से लेकर हर चीज़ इन्होंने जो है बहुत कम अवस्था में ही इन्होंने हासिल कर ली थी। सो अनलाइक द मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द क्लास, इब्न बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू द ट्रैवलर टू बी मोर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज दैन बुक्स। तो इब्न बतूता का मानना ये था, जबकि बाकी क्लास के जो मेंबर्स थे वो जैसे पढ़ते थे ठीक है, लेकिन इनका मानना यही था कि सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है, इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है, वो आप कहाँ से गेन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप ट्रैवलिंग करके। ठीक है, आप जो है बुक से कहीं ज़्यादा जो है आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। इसका मतलब ट्रैवलिंग को बहुत लव करते थे ये। ही वेंट टू फार ऑफ द प्लेसेस एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड एंड पीपल्स, ये दूर दूर तक घूमे, इन्होंने नई नई दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, लोगों को देखा। बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया 1932, यानी कि भारत में आने से पहले ही ये जो है मक्का की यात्रा कर चुके थे, ऑलरेडी ट्रैवल एक्सटेंसिवली सीरिया जा चुके थे, इन सभी जगहों पर ये अपनी यात्रा कर चुके थे, जो कि अफ्रीका के ट्रेडिंग पोर्ट भी थे उस टाइम पे। ट्रैवलिंग जो है ओवर लैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच इन सिंध। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से सेंट्रल एशिया से होते हुए इब्न बतूता 1333 में जो है यहाँ पर लैंड के जरिए जो है ये भारत पहुँचते हैं। ठीक है, सिंध पहुँचते हैं,
अब इन्होंने क्योंकि यहाँ के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, जो कि उस समय दिल्ली के सुल्तान थे, उनके बारे में सुना था, उनकी रेपुटेशन के बारे में सुना था कि वो जो है जेनरस पीपल्स का बहुत, आर्ट का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो है फिर यहाँ ये सुनकर दिल्ली आए एंड पासिंग थ्रू मुल्तान एंड उच्छ, मुल्तान एंड उच्छ से होते हुए जो है यहाँ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया इन्होंने। सो सुल्तान वाज इम्प्रेस बाय हिज स्कॉलरशिप। तो सुल्तान जो है इनकी जैसे कि विद्वान थे उसको उससे बहुत खुश हुए और इन्होंने उनको, सुल्तान ने इनको अपने यहाँ काजी के पद पे यानी कि जज ऑफ दिल्ली के पद पे इनको अपॉइंट किया। बाद में इन्होंने जो है ये इस पोजीशन में कई साल काम किया, हालांकि until he fell out the favor and was thrown in the prison। कुछ टाइम के लिए जो राजा है उनका जो वो था फेवर इनसे हट गया था और पता नहीं इनको किसी चीज़ की वजह से या फिर किसी भी कारण से इनको जेल में डाल दिया गया था। तो बाद में जो है जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई तो इन्होंने जो है सुल्तान ने इनको फिर से जो है एक बार रिस्टोर इनकी पोजीशन को कर दिया बस। और फिर इनको ऑर्डर दिया गया कि ये चाइना जाएं और वहाँ से जो मंगोलियन रूलर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में जो भी है बातचीत करें, राजा का पैगाम जो भी है वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो वहाँ ये गए, ठीक है। उसके बाद में जो है विच द न्यू असाइनमेंट, तो इब्न बतूता को न्यू असाइनमेंट मिला तो उसको लेकर ये जो है मालाबार की ओर बढ़े, सेंट्रल एशिया इंडिया में के मालाबार की ओर बढ़े। फिर मालाबार से जो है मालदीव गए और वहाँ पर जो है 18 मंथ वहाँ पे काजी के पद पे काम किया और वहाँ से फिर श्रीलंका जाने का इन्होंने मन बनाया। और फिर वापस से जो है एक बार फिर ये जो है मालाबार कोस्ट आए, फिर मालदीव आए और बाद में अपने मिशन की ओर चाइना की ओर चले, ठीक है। उसके बाद वहाँ तक जाते जाते बंगाल, आसाम में भी इन्होंने जो है यात्रा की और इन्होंने सुमात्रा जो शिप है वो लिया और उस शिप से ये चाइनीज़ पोर्ट की तरफ जो है निकल पड़े, ठीक है। और बस इस तरीके से जो है इन्होंने अपनी यात्रा की। और बाद में जो है जैतून जो है इन्होंने जो यात्रा की अपनी जैतून, ही ट्रैवल एक्सटेंसिव इन चाइना, मतलब काफ़ी चाइना को एक्सप्लोर किया, दूर दूर गए, बीजिंग गए, बट ये ज़्यादा दिन वहाँ ठहरे नहीं और इन्होंने डिसाइड किया कि 1347 में अपने वापस देश आएंगे। और इन्होंने इनका जो अकाउंट जो भी इन्होंने लिखा है कहीं ना कहीं मार्को पोलो के अकाउंट से उनको कंपेयर किया जाता है, जो कि चाइना को ही विज़िट करने गए थे अपने होम बेस वेनिस से और 13वीं सेंचुरी में। तो इब्न बतूता की जो भी राइटिंग की जो कंपैरिजन है मार्को पोलो से की जाती है वो भी चाइना से जुड़ी हुई जो है। इब्न बतूता जो है मेटिक्यूलसली जो है रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन न्यू कल्चर, इन्होंने वहाँ की जो भी ऑब्जर्वेशन किया है कल्चर को लेके, पीपल को लेके, उनको सबको लेके इन्होंने उसको बहुत ही उससे कहते हैं ना कि ध्यान से उन चीज़ों को जो है इन्होंने उसमें रिकॉर्ड किया है। तो अपने वी नीड बियर टू माइंड, लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ग्लोब ट्रॉटर वाज ट्रैवलिंग इन 14th सेंचुरी, कि ये दुनिया को घूमने वाला जो व्यक्ति है 14th सेंचुरी में ट्रैवल के लिए निकला। वैन इट वाज मच मोर ऑर्डरस एंड द हजार्डस टू ट्रैवल दैन, क्योंकि उस जिस समय की बात हो रही है उस समय यात्रा करना बहुत ख़तरनाक होता था। इब्न बतूता के अकॉर्डिंग भी जो है उसने कहा कि बहुत मुश्किलें होती थी, लगभग जो है मुल्तान से दिल्ली जाने में उसको 40 दिन का सफ़र करना होता था। 50 दिन जो है डेज़ जो है सिंध टू दिल्ली जाने में लगते थे, दौलताबाद से दिल्ली जाने में लगभग 40 दिन का टाइम लगता था और ग्वालियर से भी ऐसे ही लगभग जो है 10 दिन का टाइम लगता था। तो आज की क्लास में इतना ही होगा, ठीक है।